हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जी के वे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से संबंधित जो टॉपिक है उसका नाम है मगध का उत्कर्ष। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में जो है पढ़ा दिया है। उसकी जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मगध का उत्कर्ष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जो मगध था वह प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध को 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का दर्जा प्राप्त था। अब वीडियो को आगे देखते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है। महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। इसके संस्थापक बृहद्रथ स्वयं थे। इसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ स्वयं थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो जरासंध। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो जरासंध था। परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला हुआ है। परंतु इसका कोई हमें ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला हुआ है। अब जान लेते हैं कि मगध के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे। आखिर मगध को शक्तिशाली होने का दर्जा क्यों प्राप्त था? क्यों लोग मानते थे कि मगध एक शक्तिशाली राज्य था? तो देखते हैं कि उसके शक्तिशाली होने के मुख्य कारण क्या थे। तो मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। वहां पर विस्तृत उपजाऊ मैदान था। वहां पर विस्तृत उपजाऊ मैदान था। प्राकृतिक सुरक्षा थी। खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी। खनिज संसाधनों की उपलब्धता मतलब खनिज संसाधन वहां पर बहुत थे। कृषि में लोहे के उपयोग होने लगे थे। कृषि में लोहे के उपयोग होने लगे थे। व्यापार में वृद्धि होने लगी थी। व्यापार में वृद्धि होने लगी और जो था धान की रोपाई की पद्धति का विकास जो है हो गया था। धान की रोपाई की पद्धति का विकास भी उस समय हो गया था। वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता थी। वन क्षेत्र भी अधिक थे और हाथियों की उपलब्धता भी थी। अब आगे देखते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 7 राजवंशों ने मगध पर शासन किया। वो राजवंश कौन कौन से थे? तो वो राजवंश नीचे दिए गए हैं। पहले राजवंश का नाम था हर्यक वंश। दूसरा वंश था शिशुनाग वंश। उसके बाद उस पर मगध पर शासन किया नंद वंश। और उसके बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया। उसके बाद कौरव वंश ने मगध पर शासन किया। उसके बाद सातवाहन वंश ने मगध पर शासन किया। उसके बाद
सातवाहन वंश ने मगध पर शासन किया? कौन कौन से वंश थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश और सातवाहन वंश। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से वंश थे। हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, मौर्य वंश था, शुंग वंश था, कौरव वंश था और सातवाहन वंश। अब चलते हैं आगे। तो सर्वप्रथम स्टार्ट होता है आपका हर्यक वंश। कब से कब तक? तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक यह हर्यक वंश चला। इसमें कौन कौन से लोग आए? इसमें आपके आए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन और नागदशक। इसमें कौन कौन से लोग आए? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन और नागदशक। अब जान लेते हैं बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार कब आया? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसने जो है शासन किया। 492 से 544 ईसा पूर्व तक। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, पर बाद में इसने अपनी राजधानी को बदल दिया और राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, पर बाद में इसने अपनी राजधानी को बदल दिया और राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह उन्होंने कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन महाकौशल देवी से किया था। उसी विवाह से उसे दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। यहाँ पर किसी की जगह उसी रहेगा। उसी, जब महाकौशल देवी से उनका शादी हुआ तो उन्हें दहेज में क्या प्राप्त हुआ? काशी प्रांत। यहाँ पे उसी रहेगा। उन्हें दहेज में यहाँ से काशी प्रांत प्राप्त हुआ। जब दूसरा विवाह उनकी देखते हैं तो दूसरा विवाह उनका हुआ था चेलना के साथ, और यह वैशाली की लिच्छवी महारानी थी। लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। दूसरा विवाह चेलना के साथ किया था, यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह था उन्होंने छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। बिंबिसार ने अपने राज्य में उनके राज्य को मिला लिया। मतलब बिंबिसार ने शादी के बाद जो है उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उसने वहाँ के सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। वहाँ का सेनापति जो अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। उसके समय अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य को भेजा। उनके राजवैद्य का नाम था जीवक। उनके राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक। जीवक के इलाज से प्रद्योत जो थे वह स्वस्थ हो गए थे। उनके राजवैद्य जीवक से प्रद्योत जो थे वह स्वस्थ हो गए थे। अब आगे देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु 461 से 492 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखते हैं 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, अतः इसे पितृहीनता भी कहते हैं। अजातशत्रु का अर्थ है
शत्रुओं का नाश करने वाला, इसे जो है कुणिक भी कहते हैं। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई, किसके समय? तो अजातशत्रु। और वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में उसने क्या किया? अजातशत्रु ने उसको मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार, जिसका नाम था रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। इस युद्ध में इसने 2 हथियार, जिसका नाम था रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। किसने? अजातशत्रु ने। ठीक, अब आगे आप देख लीजिए जो मैप है उसमें जो है कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन सा क्षेत्र दर्शाया गया है। कंबोज, गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैनी एवं महिष्मती, अस्मकपोतन, मगध, काशी, पाटलिपुत्र, वज्जी, काम्पिल्य, कोसल, अंग। तो ये महाजनपद कालीन जो भारत में जो है ये सारे जो है क्षेत्र आ गए थे। अब पढ़ते हैं हम उदयीन के बारे में। तो उदयीन था जो 445 से 461 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। 461 से 445 ईसा पूर्व इसने शासन किया। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहीनता कहते हैं। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम रखा था क्या? पाटलिपुत्र रखा था। इसने राजगिरी से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और वह पाटलिपुत्र में ही जाकर रहने लगा। इसने अपनी राजधानी राजगिरी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और पाटलिपुत्री में ही जाकर वह रहने लगा। उदयीन के बाद उसका पुत्र तो जो था नागदशक, वह मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। ठीक, इसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना उसने की। क्योंकि ये अयोग्य शासक था, इसकी हत्या इसके सेनापति ने कर दी और उसने एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का आरंभ हुआ 394 से 412 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। तो शिशुनाग का जो राजधानी था वह वैशाली था। कालाशोक का पाटलिपुत्र था। द्वितीय बौद्ध संगीति भी उसकी समय हुई। अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी। काला अशोक, तो यहाँ पे जो मिस प्रिंटिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पे रहेगा आपका काला अशोक। ठीक है, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था नंदीवर्मन, जिसकी हत्या किसने कर दी? महापद्मानंद ने। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आगे भी जो है हिस्ट्री में वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो जो है पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। इस पीडीएफ का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा।